Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel where you learn spoken English and grammar. Today I have brought to you some sentences which are based on your grammar section. So please pay attention here and learn one by one. That is the grammar section, MP Board English. If you are the students who are appearing in board examination, so this kind of sentences will be very beneficial for you and you will be able to solve it. क्योंकि आज हम आपको जो 10 सेंटेंस में लेकर आया हूँ, इसको मैं पूरा विस्तार पूर्वक इस तरह आपको बताने वाला हूँ कि आप इससे संबंधित क्वेश्चंस जितने भी आपके आएंगे वो आप उसको हल करने के काबिल होंगे। और मैं आपको इसको वन बाय वन इसको बताता हूँ और इनमें जो रीज़न है कि किसी आंसर को हम क्यों लिखेंगे, वो आंसर इसमें क्यों आना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना। हियर इज 2 ऑप्शन वी हैव, बिटवीन एंड अमंग। अब बिटवीन का अर्थ होता है बीच में और अमंग का अर्थ भी होता है बीच में, लेकिन ये दोनों वर्ड का यूज़ हम किन स्थितियों में करते हैं वो हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। तो ये है राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना। यहाँ पर हमारे पास 2 पर्सन है, यानी 2 लोग हैं, एक का नाम है राधा और एक का नाम है सपना, और इनके बीच में बैठा हुआ है राम। तो जब कभी कोई भी चीज़ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में हो, 2 स्थानों के बीच में हो, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में और 2 स्थानों के बीच में हो, तो हमेशा हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और जब 2 से अधिक हो जाए तो हम वहाँ एमंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ राम सिर्फ 2 लोगों के बीच में यानी राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बिटवीन, यानी 2 लोगों के बीच में या 2 लोगों के दरमियान अगर बात होती है तो हमेशा बिटवीन आता है, और 2 से अधिक अगर लोगों के बारे में बात होगी तो एमंग का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि राधा इज़ सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बैठे लोगों की तादाद ज़्यादा है। राधा इज़ सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में वो बैठी हुई है। तो 2 लोगों के बीच में बैठने पर बिटवीन और 2 से अधिक के बीच बैठने पर हम एमंग का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। नाउ वी विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन हियर। मंडे कम्स ब्लैंक संडे। यहाँ 2 वर्ड हैं, बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। तो मंडे कब आता है? संडे के बाद। तो यहाँ पर बाद यानी आफ्टर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मंडे कम्स आफ्टर संडे, कि मंडे जो है वो संडे के बाद आता है। इसके बाद क्वेश्चन है वी ब्लैंक ओबे आर टीचर्स। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑट टू, शुड और मस्ट। ऑट टू का अर्थ भी होता है चाहिए, शुड का भी अर्थ होता है चाहिए और मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन इन तीनों चाहिए में फ़र्क है। जब हम किसी मॉरल एप्लीकेशन या नैतिक कर्तव्य की ओर इशारा करते हैं तो हमेशा ऑट टू का यूज़ करते हैं। जब हम सलाह मशवरा देते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं, और जब कभी हम अनिवार्यता बताते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम शिक्षक के प्रति एक नैतिकता का बोध पैदा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएगा हमेशा, और क्योंकि ये ओबे है तो यहाँ पर वर्ब के पहले टू लग जाने पर यह इन्फिनिटी का भी प्रयोग हो जाता है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ इतना मान के चलें कि जब कभी भी हम नैतिकता का बोध लिए हुए सेंटेंस का यूज़ करते हैं और ऑप्शन में अगर ऑट टू होता है तो वहाँ पर ज़रूर ऑट टू का यूज़ किया जाता है। ऑट टू ओबे, यानी हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए। अब नेक्स्ट है सेक्शन हमारा, ही इज़ ब्लैंक SDM। यहाँ पर आर्टिकल ए एन और द आना है। तो कभी भी याद रखिएगा ए और एन का यूज़ तब करते हैं जब हमारा प्रारंभ में जो बोला जाने वाला शब्द है वो जब बोलना स्टार्टिंग हो जाए तो वो स्वर निकलना चाहिए। जैसे मैंने कहा
SDM। लेकिन ये जो S बोलने के पहले मैंने A बोलना प्रारंभ किया तो ये स्वर है, तो स्वर आने पर हमेशा एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ही इज एन SDM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोना डाइड ब्लैंक मलेरिया। यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, फ्रॉम एंड ऑफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा कि दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ बताया गया है कि मोना डाइड यानी मोना की मृत्यु हुई काहे से, मलेरिया से। तो यहाँ पॉइंट की बात यह है, याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, तो मरने के कई कारण होते हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से ख़त्म होता है, कोई व्यक्ति देश पर कुर्बान हो जाता है, शहीद हो जाता है, और कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है। ये मरने की विभिन्न कंडीशंस हैं और हर एक कंडीशंस के साथ जो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है। तो यदि कोई बीमारी से मरता है तो हमेशा ऑफ का यूज़ करना है आपको। तो यहाँ एक मलेरिया एक रोग बताया गया है, एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। तो अगर ही मोना डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ ऑफ का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक बीमारी का नाम लिखा है। कैंसर हो जाए या टाइफाइड हो जाए या जॉइंटिस हो जाए, किसी भी बीमारी का नाम का अगर यहाँ पर उल्लेख किया जाता है तो समझ लीजिएगा कि डाइड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होने वाला है। तो दैट इज़ द रूल ऑफ यूजिंग ऑफ, यहाँ ऑफ आर्टिकल आएगा। इसी तरह से शी इज सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम, वह क्लासरूम में बैठी हुई है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, इन और इनटू, दोनों को समझ लीजिएगा। जब हम स्टैटिक पोजीशन में हैं यानी स्थिर हैं तो इन का प्रयोग होता है, और जब हम गतिपूर्वक आते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे रूम में कोई आता है तो मतलब ये कि प्रवेश कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका गति है उसके अंदर। तो जब गति हो, मूवमेंट हो, तो वहाँ हम हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं, और जब स्थिर अवस्था की बात होती है तो वहाँ हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं जहाँ पर ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अंदर हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ। और सडनली कोई आता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा समवन इज़ कमिंग इनटू द रूम, इनटू द रूम यानी कोई अंदर आ रहा है। तो जब कभी गतिशीलता की बात होती है, मूवमेंट की बात होती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब स्थिर अवस्था की बात होती है तो हमेशा इन का प्रयोग करता है। तो यहाँ बताया कि वह बैठी हुई है, शी इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में बैठी हुई है। यहाँ पे क्लासरूम में उसके आने का मूवमेंट नहीं है। अगर वह केम होता वर्ड या कमिंग होता वर्ड कि वह आ रही है, या गोइंग वर्ड होता जो कि जाने का या जो मूवमेंट का सूचक है, अगर वो शब्द होते तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते। तो ये कि ये स्थिर अवस्था है इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिएगा, आई हैव रेड ब्लैंक बुक्स मैनी मच। मैनी और मच ये डिटर्मिनेट्स के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जब कोई काउंटेबल चीज़ होती है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है, वहाँ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे ऑयल है, इसकी गणना नहीं कर सकते हम, मिल्क है, इसकी गणना नहीं कर सकते, तो इनके सामने हमेशा मच का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ तक बात है बुक्स की गणना की जा सकती है, इसलिए इसके आगे यहाँ पर आएगा आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है। अफ्रेड के माने होता है डरना। यहाँ स्टूडेंट एक बात और नोट कर लें, फॉर एवर, हमेशा के लिए कुछ रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल सिर्फ इस सेंटेंस के साथ लागू नहीं होते, मैं आपको नियम समेत बता रहा हूँ, यानी वो हमेशा लागू होते हैं जिस कंडीशन में। तो किस कंडीशन में किस प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, किस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, वो मैं पूरी तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ। तो यू कैन राइट इन योर कॉपी, तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर लेंगे, ताकि जो रीज़न बताया जा रहा है आपको, वो कभी भी किसी और सेंटेंस में अगर वो फॉलो करेगा तो वो सेंटेंस के आंसर इस प्रकार से होंगे। तो ये ग्रामर सेक्शन है, याद रखिएगा।
यहाँ पर ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड वर्ड जहाँ पर भी आए उसके साथ हमेशा ऑफ ज़रूर आता है, तो वह कुत्तों से डरता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ हम फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण इज़ ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये जो द का यूज़ किया गया है, क्यों किया गया है? जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा द का यूज़ करते हैं, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, इस तरह से 3 डिग्रियां होती हैं। कभी किसी और वीडियोस में हम आपको डिग्रियों के बारे में बताएंगे कि डिग्री को यूज़ कैसे करते हैं और वो कितने प्रकार की होती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव यानी जिनके द्वारा गुण बताए जाते हैं उनकी डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव्स के द्वारा गुण बताए जाते हैं तो एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है, और ये 3 लेवल पे होती है, 3 स्तर पर। प्रथम स्तर का नाम है इसका पॉजिटिव, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। दूसरा होता है कंपैरेटिव, जिसे हमें तुलनात्मक कहा जाता है, और तीसरा होता है सुपरलेटिव, यानी ये चरम स्थिति होती है। तो जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो हमेशा आर्टिकल द का यूज़ हमें करना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। ये जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं। तो अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास में सबसे लंबा है, यानी चरम स्थिति है ये, दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, आई प्रेफर कॉफ़ी ब्लैंक टी। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुआ है टू, देन, फ्रॉम। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब कभी प्रेफर वर्ड आता है तो प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं टी के स्थान पर कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ, यानी प्राथमिकता देता हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर प्रेफर वर्ड आया है तो उसके साथ ऑप्शन में टू ज़रूर आएगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, और स्टूडेंट इसको तैयार कर लें। मैंने फिर ये आपको दिया है, ये सेंटेंसेस को नोट कर लें। हर एक के रीज़न मैंने आपको बताए हैं कि किस सेंटेंस में किस तरह का कौन सा ऑप्शन आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। ये ग्रामर के रूल्स हैं, इनमें जो है अपवाद नहीं है, ये बराबर इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो इनको लर्न कर लें और इनसे मिलते जुलते सेंटेंस आए तो इनको ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद एक लंबी श्रृंखला आपकी हमेशा चलने वाली है इंशाल्लाह, कि जिसमें आप सीखते रहेंगे स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।